डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताया था व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट। तो वो मेरा कैपेसिटेंस जो था वो आया था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर एक दूसरा, फिर जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग निकाले थे जो कि कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक था, तो उसका कैपेसिटेंस हम लोग का आया था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। अब यहाँ पर हम लोग ये प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी ये पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है ये ना तो कंप्लीटली फिल्ड है, ना तो पूरा एम्प्टी है, खाली है, बल्कि इसके दोनों प्लेट के बीच में जो है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका थिकनेस स्मॉल t है, स्मॉल t, यानी कि पार्टली फिल्ड है। कुछ स्पेस इसका खाली है बिटवीन द प्लेट्स और कुछ जो है वो डाइलेक्ट्रिक्स के द्वारा भरा हुआ है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग देखें इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और विथ एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल A मान लेते हैं एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल d। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब having the same area capital A and thickness small t is filled, small t is filled between the plates। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका थिकनेस t है, लेस देन स्मॉल d, ओके। और इसका एरिया जो है, एरिया जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो एरिया है वो एरिया ऑफ दो ईच प्लेट कैपिटल ए है उसके इक्वल है, ओके। तो और ये हम मान लेते हैं कि चलो ये इस प्लेट पे जो है +Q एंड -Q चार्ज दिया गया है, ओके। तो इस प्लेट के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली है, उस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा उसका मान कितना होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस यानी बिटवीन डिस्टेंस हम कह सकते हैं डिस्टेंस d माइनस टी, क्योंकि ये देखिए पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है और ये t जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो बचा हुआ जो स्पेस है जो कि खाली है वो स्पेस कितना है? d माइनस टी। एम्प्टी स्पेस जो है वो d माइनस टी होगा। तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बिटवीन द प्लेट वो E0 मान लेते हैं उसको। E0 का मान ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले वीडियो वगैरह में भी देख चुके हैं। दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, इन एम्प्टी स्पेस, ओके। और एयर फील्ड विथ एयर का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 1 लेते हैं, इसलिए लगभग दोनों को हम एक साथ मान लेते हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान कितना लिख देंगे? Q अपॉन A। तो E0 जो होगा वो एम्प्टी स्पेस में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ओके। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ऑलरेडी इसके पहले वाले पिछले वीडियो में जो हमने एक वीडियो बनाया था डाइलेक्ट्रिक पर एक वीडियो हमने बनाया, तो उसमें हमने क्लियर वहाँ बताया था कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल फील्ड E0 में जब हम रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मान जो है E0/K हो जाता है, 1/K टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पर भी देखिए एक्सटर्नल फील्ड हम लोग कितना मान के चल रहे हैं एम्प्टी स्पेस में? E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो डाइलेक्ट्रिक जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस T है, तो वो हो जाएगा E बराबर E0/K। यानी यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में जो यहाँ फील्ड होगा उसका मान E0/K हो जाएगा, 1/K टाइम्स हो जाएगा। और जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये खाली जो जगह है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच के प्लेट के बीच का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू सिंपल यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्पेस जो है, खाली स्पेस है, वहाँ का डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी, और वहाँ पे फील्ड कितना है, ई नॉट। तो ई नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे डी माइनस टी से, तो वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस एम्प्टी स्पेस का आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, ई के बराबर है, ई नॉट बाई के, और इसका थिकनेस कितना है, टी, तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इक्वल टू भी बराबर लिखेंगे ई नॉट, एम्प्टी स्पेस का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना है, तो डी माइनस टी, प्लस फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई इंटू, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना है, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब फॉर्मूला यूज करेंगे भी इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, ई इंटू डी, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हम लोग निकालेंगे। ओके, क्लियर है, यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ क्लियर है कि इस खाली जगहों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान है ई नॉट, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो है ई नॉट बाई के। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ई नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस डी माइनस टी से, और प्लस फिर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इनटू डिस्टेंस, उसका लेंगे टी, स्मॉल टी, क्योंकि उसका थिकनेस हमारा स्मॉल टी। तो ये बराबर, अब ई की जगह पर ई नॉट बाई के रख देंगे। अब यहाँ से देखो ई नॉट को हम कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना, प्लस यहाँ पे बच जाएगा मेरा टी बाई के। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब ई नॉट का मान कितना है, तो ई नॉट इक्वल टू कितना है मेरा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, तो हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो गया मेरा। तो अब हम बाय द डिफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई बी। तो चार्ज मेरा कितना दिया गया था, क्यू, तो क्यू अपॉन लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, भी इक्वल टू ये, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लिखिए, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी विद इन स्मॉल ब्रैकेट प्लस स्मॉल टी बाई के। तो जब हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक होगा तो उस समय उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होगा। ओके, और यहाँ पे एक नोट में ये बात याद रखने लायक बात ये है, ये बात को याद रखिएगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इसके प्लेट के बीच में जो डाला गया है, ये इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को चाहे तो पूरा का पूरा एकदम राइट साइड में आप रख दो, चाहे तो लेफ्ट साइड में रख दो, या कहीं भी इन दोनों के बीच, प्लेट के बीच में आप किसी भी जगह पर इसको रख दो, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का मान हमारा नहीं बदलेगा, क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, खाली थिकनेस। ये देखिए डी माइनस टी क्या है, एम्प्टी स्पेस का थिकनेस है, और ये टी क्या है, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है। और उसके पोजीशन की यहाँ से प्लेट जो है, इस प्लेट से ये कितनी दूरी पे रखा गया है, इस फैक्टर पे कोई ये डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम कुछ और बात बताने जा रहे हैं कि सी इक्वल टू, आप यहाँ पर अभी देखे निकाल के कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। अब मान लीजिए कि चलिए इसी से मैं वो फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ कि व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर डाइलेक्ट्रिक अगर उस प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब उसका थिकनेस क्या है, जीरो। व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट, तो इसका मतलब थिकनेस जीरो है। ओके, तो यहाँ पे टी का मान आप जीरो रख दो, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तो था फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, तो उसका मान कितना हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब वो खाली रहता है, प्लेट के बीच में कुछ नहीं रहता है, तो हम लोग जनरली उसको सी नॉट से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखो केस टू,
मान लो कि व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, मान लो कि डाइलेक्ट्रिक से कंप्लीटली फिल्ड है, तब तो फिर स्मॉल टी का मान अगर कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, ये पूरा का पूरा भर जाए, तो स्मॉल टी का मान तो बढ़ करके ये स्मॉल डी के इक्वल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा भर जाएगा तो टी का मान बढ़ करके कितना हो जाएगा, स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में टी के जगह पे डी डाल देंगे। व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, तो स्मॉल टी इक्वल टू डी रखेंगे। तो आप रखो इस फॉर्मूले में स्मॉल टी के जगह पर डी रखो, तो डी माइनस डी, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये टी के जगह पर क्या हो जाएगा, डी, तो डी अपॉन के मेरा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी। ओके, ये तो मेरा जीरो हो गया, और डी बाई के होगा, के जाएगा ऊपर, डी रह जाएगा नीचे। तो ये फॉर्मूला इस तरह का हो जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई के ऊपर गया, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। ओके, तो देख रहे हैं इस तरह से फॉर्मूला, ये पार्टली फील्ड वाले फॉर्मूला अगर हम लोग ड्राइव कर ले तो इसी से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, और व्हेन द कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तो उसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसी भी केस नंबर 3 मैं एक से जनरल वे में एक बताने जा रहा हूँ कि मान लो ऐसा हो सकता है कि कई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस अलग अलग हो सकता है और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकता है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया जाए तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। मान लो हमने चार डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है जिसका थिकनेस T1, T2, T3, T4 है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1, K2, K3, K4 है। ओके, और साथ में ये याद रखना है ये बीच में एक दूसरे से पूरे कांटेक्ट में रहे या थोड़ा सा सेपरेट रहे, इस बात पे डिपेंड, इसका कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अब हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बदल करके इस तरह का हो जाएगा, C इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, और D माइनस, यहाँ पे देखिए एक तो T लिखे थे ना, एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब था तो खाली D माइनस टी लिखे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं तो आप यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से लिखिएगा, D माइनस स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह से सभी के थिकनेस को जोड़िएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और भी होंगे तो और भी प्लस T5 ऐसे करके जोड़ना है। ठीक है, अगर दो ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो फिर D माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2, फिर प्लस करके यहाँ पे लिखना होगा, जैसे वहाँ पे लिखा गया है T बाई के, है ना, यहाँ पे है T बाई के, तो उस तरह से यहाँ पे लिखाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, इस तरह से लिखाएगा। तो इस तरह से जनरल याद रखिएगा। ठीक है, उसी फॉर्मूले को जनरलाइज हम कर दें अगर इस फॉर्मूले को, इसको, तो इस तरह का आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए मैं अल्टरनेटिवली हम एक दूसरा तरीका बता रहे हैं। ये जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव जो किए हैं यहाँ पर, ये इसको मैं एक दूसरे तरीके से निकालना चाहता हूँ। देखिए वही जब पार्टली फील्ड जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये देखिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका कि थिकनेस स्मॉल टी है और पूरा प्लेट के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल डी। ओके, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे एक दूसरी विधि से भी हम इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। चूँकि अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि ये चूँकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसका कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, केवल उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो एरिया ऑफ कैपेसिटर के इक्वल ही लेना होता है। ठीक है, हम अलग भी ले सकते हैं तो फिर उसका कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया ऑफ प्लेट के इक्वल है। ओके, तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरा इस प्लेट में जो लेफ्ट वाला प्लेट है या राइट वाला प्लेट है उसमें पूरा सटा के आप रख दो, और रखने के बाद आप ये कंसीडर करो कि ये जो पूरा होल कैपेसिटर जो है कंसिस्ट ऑफ 2 कैपेसिटर्स, one capacitor of separation small t which is completely filled with dielectric materials, and the another capacitor of separation d minus t which is completely empty, खाली। मान लो कि ये पूरा का पूरा कैपेसिटर 2 कैपेसिटर से मिल के बना हुआ है। एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक का एक कैपेसिटर मान लेंगे,
और दूसरा कैपेसिटर हम यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे बड़ा हुआ, ये एम्प्टी है। ओके, दिस कैपेसिटर कैन बी कंसिडर एज टू कैपेसिटर्स। वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली filled with dielectric separation small t and area of each plate तो कैपिटल ए है ही। और सेकेंड वाला ये वाला मान लेंगे तो वो मानेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग नो डाइलेक्ट्रिक एंड सेपरेशन, कितना हो जाएगा d माइनस टी एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए। ओके, तो यहाँ देखो क्लियरली फिगर को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये देखो इस प्लेट का जो पहला प्लेट, ये कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है इस कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से एंड टू एंड प्लेट जो है एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप चार्ट दोगे तो प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस होगा, तो इस तरह से एंड टू एंड है ये, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। ऐसे एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। ओके, तो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो देयरफॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब C1 जो है ये वाला जो कैपेसिटेंस है ये वाला, ये C1 है, तो C1 है तो कम्प्लीटली फिल्ड विथ K है। तो हम लोग को मालूम है ना, जब कम्प्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A K बाय स्मॉल d। तो d के जगह पर तो यहाँ t लिखना पड़ेगा क्योंकि सेपरेशन यहाँ पे स्मॉल t है, तो हम लोग C1 के जगह पर लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट A K बाय d, सेपरेशन यहाँ पे स्मॉल t। और यहाँ पे C2 जो कम्प्लीटली एम्प्टी है, खाली है, तो उसका तो फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई d। लेकिन d के जगह पर हम कितना रखेंगे, d माइनस टी, यहाँ पर रखेंगे d माइनस टी। ओके, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/ε0 a अपॉन d माइनस टी। ठीक है, तो ये t को हम ऊपर भेज दिए, d माइनस टी को भी ऊपर भेज दिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग 1/ε0 a को कॉमन ले लिए, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा t बाई के प्लस यहाँ बच जाएगा d माइनस टी। ओके, तो इसको अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें c फाइंड करना है मुझे, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर देते हैं जी एप्सिलॉन नॉट ए, और ये न्यूमरेटर है तो इसको डिनोमिनेटर बना देते हैं, तो d माइनस टी प्लस टी बाई के। देखिए वही फॉर्मूला आ गया ना। तो इस तरह से आप दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन मान करके भी आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते। ओके, इसी पर देखिए एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन था दिया हुआ एग्जाम्पल में, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसका एरिया सेम है जो एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बराबर है, बट हैज़ द थिकनेस, लेकिन उसका थिकनेस है 3d/4। तो वेयर d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो कह रहा है हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अगर आपका स्लैब नहीं है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तब तो फिर उसका जब उसका कैपेसिटेंस अगर मैं लिखना चाहूँगा वो तो हो जाएगा एप्सिलॉन C0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बट व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तब तो फिर जब डाइलेक्ट्रिक को पार्टली जब हम उसको फील्ड करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीटली फील्ड नहीं करेंगे, पार्टली जब फील्ड करेंगे, तब तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए हमको, पार्टली फील्ड वाला फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और यहाँ पे देखिए क्लियर है कि यहाँ पे थिकनेस देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, 3d/4, यानी t के जगह पर रखना होगा मुझे 3d/4। ओके, इस फॉर्मूले में तो हम रखते हैं c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी। तो d माइनस टी के जगह पर तो हम यहाँ पर रख देंगे t के जगह पर 3d/4 प्लस t बाई के। तो t का मान कितना है 3d/4 और नीचे अपॉन के, इसी फॉर्मूले पे हम सेट कर देंगे। ठीक, तो इसको आप यहाँ पर d माइनस 3d/4 करेंगे तो आएगा d/4 और 3d/4। तो आप इसका एलसीएम ले लो तो 4k आएगा, 4k को आप ऊपर भेज दो, तो यहाँ पर इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ पर k का यहाँ इंटू हो जाएगा dk और प्लस 3d। ठीक है, और ऊपर 4k चला गया तो 4 एप्सिलॉन नॉट AK और अपॉन में आ जाएगा। अगर इनमें से मैं अगर यहाँ से d को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो k प्लस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू में d। देखिए ये मान होगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग जानेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।
तो इसको मैं चाहूँगा तो इस तरह से इस फॉर्मूले से भी मैं इसको, अगर ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहा, मान लीजिए ये डायरेक्ट याद नहीं रहा, तो फिर मैं इस मेथड का इस्तेमाल करूँगा। तो ये अल्टरनेटिवली हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए सी तो डायरेक्ट निकाल लिए, तो यहाँ से आप निकालोगे सी, तो आ चुका है मेरा, हाँ, तो यहाँ पर सी, इसी सी को हम लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को अलग कर दिए हैं यहाँ पर, और 4k बाई k प्लस 3 लिख दिए। तो ये तो सी नॉट के इक्वल था ना, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी नॉट व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, तो ये इसके जगह पर हम सी नॉट रख दे रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के बाद उसका जो कैपेसिटेंस है, पहले अगर वो सी नॉट था तो अब उसका कैपेसिटेंस 4k बाय k प्लस 3 टाइम्स हो जाएगा। अब जो कैपेसिटेंस होगा वो पहले का कैपेसिटेंस का 4k अपॉन k प्लस 3 टाइम्स होगा। ओके, अल्टरनेटिवली अगर करना चाहते हैं तो फिर ऐसा देखिए, फिर क्या करेंगे, ये पूरे प्लेट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एक प्लेट के साथ उसको कांटेक्ट में हम रखेंगे, एक प्लेट के कांटेक्ट में इसको रखेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैपेसिटर मान लेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कैपेसिटर मान लेंगे, यानी दो कैपेसिटर मान लीजिए। इसका कैपेसिटेंस C1 और इस जो खाली स्पेस है वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 मान लेंगे। ओके, इसका थिकनेस कितना है, तो 3D/4, यानी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो होंगे इसका, तो वो हो जाएगा कितना मेरा 3D/4, और इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा D/4। पूरा D सेपरेशन है, यहाँ से यहाँ D में 3D/4 को अगर लेस कर दे यहाँ से यहाँ तक के लिए, मान लीजिए ये 3D/4 है, अब पूरा का पूरा D है, तो ये वाला कितना आएगा, तो D माइनस 3D/4 करेंगे तो ये D/4 आ जाएगा, ये स्पेस। तो पहले मैं C1 निकाल लूँ, कम्प्लीटली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट AK बाई D। तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट AK, और D के जगह लिख देंगे सेपरेशन कितना है इसका 3D/4, तो 3D/4। ओके, फिर C2 हम निकाले, तो वो दो एम्प्टी स्पेस है इसमें, तो हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो एप्सिलॉन नॉट A और D के जगह पर लिख देंगे D/4। ओके, हियर C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो मैं सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दूँ, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ओके, तो 1/c इक्वल टू कितना था, C1 का मान ये रख दीजिए, C2 का मान फिर ये रख दीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए सेम टू सेम आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करिए, 3D/4 है यहाँ पर, तो हमारा 4 तो यहाँ चला जाएगा, 3D इसके ऊपर जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा और 3D यहाँ पे आएगा, फिर इसमें भी 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, D मेरा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना, इस कैल्शियम ले ले पूरा का पूरा 4 एप्सिलॉन नॉट AK, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 3D रहेगा ही, और इसमें K का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये K का मल्टीप्लाई होगा। ओके, D को कॉमन निकाल ले तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस K। ओके, और इसलिए 1/c इक्वल टू दिस मच, सो देखो C इक्वल टू अगर निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट AK बाई K प्लस 3D। देखिए ये दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं ना, तो वैसे निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आप देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जांपल है, ये नेटवर्क दिया हुआ है ऑफ कैपेसिटर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C1 एक कैपेसिटर C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, और यहाँ पर इस टर्मिनल के बीच में जो है यहाँ पर एक C4 कैपेसिटर है, और A और B के बीच में, हालांकि A और B फिगर में नहीं दिया हुआ है, वो फिगर में नाम नहीं दिया हुआ है, हम अपने मन से यहाँ A और B यहाँ पर नाम डाल दिए। इनके बीच में 500 वोल्ट लगाया गया, और ये सारे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सब इक्वल है, C1 इक्वल टू C2 प्लस C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड। तो क्या करना है, फाइंड करना क्या है, डिटरमाइन, पहला क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। दूसरा फिर पूछा जा रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर पे अलग अलग आप चार्ज बताओ कितना होगा।
तो यहाँ से देखिए जैसा कि फिगर है, इस फिगर से आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पर देखो अगर ए और बी को मैं टर्मिनल पॉइंट्स मान लूँ तो उसमें देखिए एक ब्रांच मेरा ये वाला हो जाएगा, दूसरा ब्रांच ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से जो भी चार्ज यहाँ से चलेंगे तो वो चार्ज का कुछ भाग इधर चला जाएगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट इधर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है कि दो ब्रांच है और ये इस ब्रांच में 3 कैपेसिटर हैं, ये तीनों के तीनों देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ओके। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो इसके साथ पैरेलल में आएगा। तो देखिए एज क्लियर फ्रॉम द फिगर C1 C2 C3 आर इन सीरीज, सो देयरफॉर इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मैं C डैश मान लूँ इन तीनों का तो 1/C डैश इक्वल टू लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ओके। तो 1/C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 3/10, सो देयरफॉर C डैश इक्वल टू 10/3, और ये चूंकि माइक्रो फैरेड में दिया हुआ है ये मान, तो आप यहाँ पे माइक्रो फैरेड लिखिएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया C डैश, तो मैं तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ A और B के बीच में लगा दूंगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि वो एक सिंगल कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जो कि दिए गए जिनका आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हो उनके बदले वो एक सिंगल कैपेसिटर वही काम करेगा जो ये सब मिल करके करेंगे, ठीक है ना। तो अब सिंगल कैपेसिटर यहाँ पर आप लगा दो ए और बी के बीच में, यहाँ पे C डैश, ओके, और ए बी के बीच में इस ब्रांच में तो C4 है ही ऑलरेडी। तो आप देखो क्लियर इस फिगर में C डैश एंड C4 क्या है मेरा, वो मेरा पैरेलल है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दें। तो अब चूंकि लास्ट फाइनल अब निकालने जा रहे हैं फाइनल कैपेसिटेंस, तो इसलिए मैं यहाँ पर C लिख रहा हूँ, C इक्वल टू C डैश प्लस C4। C डैश का मान कितना है 10/3 और C4 का मान कितना है 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/3 माइक्रो फैरेड, ओके। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, यही फाइनल मेरा कैपेसिटेंस है 40/3 माइक्रो फैरेड, ओके। अब देखिए यहाँ पे पहले देखें कि यहाँ से तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ चार्ज यहाँ जाएंगे, बाकी चार्ज इधर चले जाएंगे, तो जो भी चार्ज C डैश में जाएगा, तो चूंकि C डैश जो है इसी सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, तो यानी C डैश पे जितना भी चार्ज होगा वो वही चार्ज जो है इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, है ना, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इस पे जितने चार्ज आएंगे वही चार्ज हमारा इन तीनों पे आएगा, ओके। तो देखिए आप कैसे निकालोगे, तो मान लो कि नाउ पहले हम चार्ज इस पे निकालते हैं, मान लीजिए कि इस पे निकालते हैं C4 पे, तो C4 पे मान लिया कि Q डैश चार्ज आता है और इस पे C डैश पे आता है Q सपोज, तो Q डैश का मान निकाल। तो देखिए इस कैपेसिटर का देखिए इनके अक्रॉस हमको वोल्टेज मालूम है, इस कैपेसिटर के क्रॉस हमको वोल्टेज मालूम है 500 और इसका कैपेसिटेंस भी हमको मालूम है। इस सिंगल कैपेसिटर जो है इस कैपेसिटर का देखिए क्रॉस कितना वोल्टेज लगाया गया है तो 500 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस हमको मालूम है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज इक्वल टू क्या होता है C इंटू V, तो इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखिएगा और इसी का वोल्टेज लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Q डैश इक्वल टू निकालते हैं तो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस कितना है इसका C4 का 10 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पर रख दीजिए 10 माइक्रोफैरेड। यहाँ थोड़ा यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, 10 माइक्रोफैरेड मैं यहाँ पे रखा हूँ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 500 वोल्ट। तो जब देखिए फैरेड को जब वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यूनिट मेरा Q का C आता है, C कूलाम। जब फैरेड को V से वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तब, यानी C जब फैरेड में होता है और V जब वोल्ट में होता है तो Q का जो यूनिट होता है वो मेरा कूलाम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है फैरेड का जो यूनिट लिया है वो माइक्रो में लिया है, तो ये माइक्रो फैरेड, तो फैरेड इंटू वोल्ट को मैं कूलाम लिख दूंगा, ये माइक्रो को रहने देंगे, तो यानी दिस इंटू दिस करेंगे तो 5000 माइक्रो कूलाम,
ओके, मन होगा तो इसको फिर कूलाम में बदलने का मन होगा तो आप यहाँ पर 10⁻⁻6 लगा दीजिएगा। यहीं या तो यहीं पर फैरेड को, माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलना होगा तो 10 × 10⁻6 लिख दीजिएगा, तो डायरेक्ट आपका कूलाम में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे माइक्रोफैरेड में रखेंगे तो माइक्रो कूलाम में आपका चार्ज आएगा। ओके, अगेन देखिए, चार्ज ऑन C डैश। अब C डैश पे इस पे चार्ज निकालना चाहते हैं तो इस पे जब चार्ज निकालना है तो इसके अक्रॉस भी तो वोल्ट मेरा 500 ही है, इसके अक्रॉस, और इसका कैपेसिटेंस कितना है C डैश, तो इसका कैपेसिटेंस मालूम है और इसका वोल्टेज भी हमको मालूम है, तो मैं इसका चार्ज निकाल लूँगा। तो चार्ज निकालेंगे तो चार्ज ऑन C डैश, तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर C × V, तो C का मान कितना है C डैश। जिनका आपको चार्ज निकालना होगा याद रखिएगा उसी का आपको कैपेसिटेंस लेना है और उसी के अक्रॉस वोल्टेज लेना है। तो यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस C डैश है तो C डैश लिख देंगे 40/3 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल कितना है 500। तो फिर यहाँ फैरेड को जब वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलाम आएगा, ये माइक्रो रह जाएगा, माइक्रो मेरा ऐसे ही रह गया, तो 20,000/3 माइक्रो कूलाम इसका यूनिट होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मन हो तो आप ये माइक्रो को यहीं से हटा दीजिएगा, इसको यहाँ 40/3 × 10⁻6 लिख दीजिएगा, तो ये फैरेड हो जाएगा, ये वोल्ट है, तो ये फैरेड इंटू वोल्ट करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कूलाम लिख देना और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो पहले मैंने बोला कि C डैश जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ C1, C2 एंड C3 है। ओके, C डैश इज द कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ C1, C2 एंड C3। सो देयरफॉर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। C डैश पे जितना चार्ज होगा ना तो उतना ही चार्ज C1 पे भी होगा, C2 पे भी होगा, C3 पर, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन का ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ओके, तो यहाँ पे चार्ज ऑन C1 इक्वल टू चार्ज ऑन C2 इक्वल टू चार्ज ऑन C3 इक्वल टू चार्ज ऑन C डैश। C डैश पे चार्ज ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं तो वही लिख देंगे, इतना ही चार्ज इन तीनों पर होगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से समझिए। एक 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। एक 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, उसको 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया, तो पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर के द्वारा कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा। ओके, फिर बी पार्ट में पूछ रहा है कि कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, और उसको दूसरा एक कैपेसिटर जो कि उतना ही कैपेसिटेंस का है 900 पिकोफैरेड का है, उससे उसे जोड़ दिया गया, बैटरी से हटा दिया गया और एक दूसरा कैपेसिटर उससे जोड़ दिया गया। लाइक दिस, पहले तो ये सिंगल था, देखिए सिंगल कैपेसिटर को हम 100 वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा ये पहले फाइंड करना है। फिर कहा कि ये 100 वोल्ट बैटरी को यहाँ से हटा दिया गया, हटाने के बाद एक दूसरा कैपेसिटर से इसमें कनेक्ट किया गया है जिसका कैपेसिटेंस इसी कैपेसिटेंस के बराबर है। ये भी 900 पिकोफैरेड का था, ये भी 900 पिकोफैरेड का। बी पार्ट में ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द कैपेसिटर इज नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो अब बताना है कि अब सिस्टम, जो दोनों कैपेसिटर मिलकर एक सिस्टम कहलाएगा, तो उस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ओके, तीसरा जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, इज देयर एनी लॉस ऑफ एनर्जी, क्या ऐसा करने में कुछ एनर्जी लॉस होगा। आगे कहता है कि इफ देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, अगर उसमें लॉस होता है ऐसा करने में, बैटरी को हटा करके फिर उसे दूसरा कैपेसिटर से जोड़ने पर, क्या उसके एनर्जी में कोई तरह का लॉस होता है। अगर होता है तो व्हाट हैपेंस ऑफ द लॉस्ट एनर्जी, तो वो जो लॉस हुआ है एनर्जी उसका क्या हुआ। व्हाट हैपेंस ऑफ द लॉस्ट एनर्जी, ये पूछा जा रहा है। तो पहले पार्ट को हम बनाएंगे। देखिए कैपेसिटर है यहाँ पर 900 पिकोफैरेड का और इसमें 100 वोल्ट का बैटरी लगा दी। यहाँ पर देखिए C मालूम है और V मालूम है,
तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का कई फॉर्मूला होता है। एक होता है हाफ क्यू वी, एक होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं सी और भी हमको मालूम है, इसलिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ लिख देंगे। और यहाँ देखिए सी का मान क्या है, पिको फैरेड। तो 900 इंटू पिको को फैरेड में बदलने के लिए 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर भी का मान रख दीजिए यहाँ 100 का स्क्वायर। फिर आप इसको कैलकुलेट करिए तो आएगा 4.5 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, पूरा ऐसा ही यूनिट में डालें तो हम यहाँ पे जूल लिखेंगे। ओके, अब चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसी कैपेसिटर का जरा चार्ज निकालिए। तो चार्ज बराबर क्यू इक्वल टू निकालना हो तो क्यू इक्वल टू हम सी इंटू भी से निकाल लेंगे। तो इसका सी भी मुझे मालूम है और इसका भी मालूम है, तो मैं चार्ज निकाल लूँ। इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे इनिशियली कितना चार्ज है तो वो निकाले। 900 इंटू 10⁻12 करेंगे पिको को हटाने के लिए इंटू 100, तो 9 इंटू 10⁻8 कूलम आ रहा है। ओके, अब देखिए बैटरी को, अब इस कैपेसिटर से बैटरी को हटा दिए। हटाने के बाद अब जब दूसरा कैपेसिटर उसी कैपेसिटेंस का जब आप इसमें यहाँ जोड़ोगे तो क्या होगा कि ये चूंकि सेम कैपेसिटेंस का होने के वजह से चार्ज का हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी टोटल चार्ज पहले कितना था इस पे Q और इस पे 0, लेकिन जब इसको कनेक्ट करोगे तो हाफ हाफ दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? इस कारण से कि देखिए यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पॉइंट ले लूँ, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं अगर बोलूँ तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल तो जितना वोल्टेज इसका होगा उतना ही वोल्टेज इसका होगा ना। पैरेलल कम्बिनेशन होने की वजह से मान लीजिए एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए जितना होगा उतना ही इसके लिए होगा। तो C इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या है, Q बाई सी। तो Q बाई सी का मान वही होना चाहिए जो इसके लिए Q बाई सी का मान होना चाहिए। इसलिए Q का क्या होगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके, चूंकि सेम कैपेसिटेंस का है, नहीं तो फिर अगर अलग कैपेसिटेंस होता तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है फिर अलग अलग होते। ठीक है, ओके। तो आफ्टर कनेक्टिंग टू द अनदर कैपेसिटर ऑफ द सेम कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बिकम्स हाफ Q डैश। मान लीजिए कि आप Q डैश हो जा रहा है, इन पे चार्ज कितने हो जा रहे हैं Q डैश, तो वो Q बाई 2। तो Q तो हमको मालूम है, पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, 9 इंटू 10⁻8 कूलम, तो इतना बाई 2। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अब इसका निकालना है फिर इसका निकालना है और आपस में जोड़ देंगे तो वो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द सिस्टम। ये दोनों कैपेसिटर मिलके सिस्टम कहला रहा है, तो उस सिस्टम का होगा टोटल एनर्जी। और यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मालूम है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे Q मालूम है मुझे और C मालूम है, इसलिए एनर्जी के लिए अब जो फॉर्मूला आप लगाओगे वो लगा देना हाफ Q स्क्वायर बाई सी। ओके, जो हम लोग को मालूम रहता है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी U का जो फार्मूला है ना, 3 ठो फार्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई सी, हाफ Q इंटू भी। तो जो जैसा मालूम हो, यहाँ पर Q और C मालूम है तो इसलिए हम ऐसा लगा रहे हैं। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम UF, मान लो इसको फाइनल एनर्जी कह रहे हैं हम लोग, और जो शुरू में निकाले थे ना ये इनिशियल है। तो पहले वाले कैपेसिटर के लिए भी लिखेंगे हाफ Q डैश का स्क्वायर बाई C, और Q डैश का मान कितना है, Q बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा Q बाई Q का स्क्वायर, पहला वाले का 1/2 Q डैश का स्क्वायर बाई C, और दूसरे वाले का भी हो जाएगा 1/2 Q डैश का स्क्वायर बाई C। ओके, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो खाली आएगा Q डैश स्क्वायर बाई C। ओके, अब यहाँ पर Q डैश का मान रखेंगे Q बाई 2, तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 4 और C Q स्क्वायर बाई 4C, और Q स्क्वायर बाई C, तो Q का मान आप यहाँ रख दो 9 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और C का मान रख दो 900 पिको फैरेड, तो उसको 900 इंटू 10⁻12 कर देंगे, फैरेड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9 को 9 से इंटू करेंगे, यहाँ स्क्वायरिंग है तो 81 हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁻8 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 10⁻- कितना हो जाएगा, 16। ओके, यहाँ पे 4 और 9 को अगर छोड़ दे, 4 इंटू 9 को छोड़ दे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाए, यहाँ पर है तुम्हारा 2 0, तो यहाँ पे टोटल पावर इसका कितना रह जाएगा 10⁻10,
और 10⁻10 को जब ऊपर करोगे तो वो 10⁻+10 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर कितना है 10⁻16, तो 10⁻16 इंटू 10⁻10, तो बचेगा कितना मेरा -6 पावर बच जाएगा। और 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आएगा, 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। देखो जस्ट इसका हाफ आ रहा है, 4.5 इंटू 10⁻6 था, यहाँ पर है 2.25 इंटू 10⁻6, है ना। यानी होना तो ऐसा चाहिए कि जितना एनर्जी इसमें स्टोर हो गया तो वही जब मैं दूसरे जब कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहा हूँ तो वही एनर्जी टोटल कंजर्व होना रहना चाहिए, यानी आपस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि टोटल एनर्जी फिर उतना ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर कनेक्शन करने के बाद, दूसरे कैपेसिटर को जोड़ने के बाद, अब उसका जब हम कैपेसिटर टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं तो पहले का हाफ आ रहा है, यानी UF फाइनल जो आ रहा है, जो टोटल एनर्जी फाइनल आ रहा है सिस्टम का, वो लेस देन इनिशियल एनर्जी आ रहा है, यानी कि देयरफॉर देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। और लॉस कितना होगा, तो लॉस इन एनर्जी UI माइनस UF, तो UI का मान अपने यहाँ रख दो, UF का मान ये रख दो, तो 2.25 इंटू 10⁻6 जो, ठीक है, इतना का लॉस होगा, यानी आधा जो है इसका, जस्ट इसका आधा स्टोर होगा एनर्जी के रूप में और आधा मेरा लॉस हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है यहाँ पर कि तब व्हाट हैपेंस ऑफ द लॉस्ट एनर्जी, व्हाट हैपेंस ऑफ द लॉस्ट, तो लॉस्ट एनर्जी कहाँ गया, तो आप इसका आंसर ये लिखोगे, दिस लॉस्ट एनर्जी इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द कनेक्टिंग वायर एज द अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट। जब आप फर्स्ट कैपेसिटर को सेकेंड कैपेसिटर से जोड़ रहे होंगे तो उस दौरान जो कनेक्टिंग वायर रहा होगा, उस कनेक्टिंग वायर में हीट के रूप में वो अपीयर हुआ होगा, क्योंकि जब आप इसको जोड़ रहे होगे तो चार्ज इसमें फ्लो कर रहा होगा, तो चार्ज फ्लो करने का मतलब करंट फ्लो हो रहा होगा, तो I²RT के रूप में वो एनर्जी लॉस हुआ होगा। ओके, तो यही आंसर देना है, द लॉस्ट एनर्जी इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द कनेक्टिंग वायर बिटवीन द टू कैपेसिटर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, इसमें मतलब वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, फिर भी लास्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए। ये एक क्वेश्चन है NCERT का ही है। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर C1, फिर यहाँ पर दो कैपेसिटर है 200 माइक्रोफैरेड 200 माइक्रोफैरेड का, फिर यहाँ पर है 100 माइक्रोफैरेड का, ठीक। और A और B पॉइंट के बीच में ये 300 वोल्ट लगाया गया। तो पूछा जा रहा है कि पहले ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क, फिर सेकेंड में पूछ रहा है डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फिर चार्ज भी पूछ रहा है, हर कैपेसिटर का चार्ज बताइए और उसका वोल्टेज भी बताइए अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ओके, तो सबसे पहले इसको क्या करिए, इस नेटवर्क को थोड़ा चेंज करिए, इस वाले पॉइंट का ये तार जो है ना, इसका वायर, ये इसको उठा के ऐसे खींच के आप इधर लिख दो, खींच के ऐसे कर दो, यहाँ से उठा करके ए पॉइंट को यहाँ से पकड़ो और पकड़ के इसको लेफ्ट में ले आइए, लाइक दिस। ऐसा अगर कर दोगे तो आपको ये नेटवर्क देखने में बहुत ही आसानी से तुम पकड़ पाओगे, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है, ये सब देखने में डिसाइड करने में आसानी होगा। इस ए पॉइंट को यहाँ से पकड़ के इस वायर को इधर लेफ्ट में ले आइए, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, ये बी है, इसके बीच में हम यहाँ पर एक टर्मिनल सी मान ले रहे हैं। ओके, ए और बी के बीच में कितना वोल्ट यहाँ पे लगाएगा 300, और ये वाला 100 माइक्रोफैरेड का है, ये 200 और ये भी 100 का है, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं। इसको C1 मान रहे, ये C2 है, ये C3 है, और ये वाला जो नीचे था ये C4 था, तो यहाँ पर C4 आ गया। ओके, तो इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर। ये देखिए C2 और C3 क्या है, यहाँ पर सीरीज है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो C' है, तो 1/C' इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/200 प्लस 1/200, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/100, यानी C' इक्वल टू हो गया 100 माइक्रोफैरेड। यानी अब क्या करेंगे, अब एक अनदर फिगर में बनाने जा रहा हूँ, इस C2 और C3 दोनों को यहाँ से रिप्लेस करके इसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर C' लगा दे रहे हैं, जो कि 100 माइक्रोफैरेड का है। ओके, अब क्लियर देखिए, तो ये C1 और C' ये आपस में पैरेलल हो गए। नाउ द C1 एंड C' आर इन पैरेलल, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला से अभी देखिए फाइनल कैपेसिटेंस नहीं निकल रहा है,
इनके आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद फिर इसके साथ हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C डबल डैश मान लेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डबल डैश मान लीजिए। तो इक्वल टू लिखेंगे C1 प्लस C डैश। तो C1 का मान रख दिया 100 माइक्रोफेरेड और C डैश भी 100, तो हो गया 200 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा मिलके एक सिंगल कैपेसिटर हो गया C डबल डैश का, और ये C4 तो रहेगा ही ऐसे। तो अब देखिए ये कैपेसिटर इस तरह का हो गया, ये जो नेटवर्क है वो मेरा अरेंजमेंट वो इस तरह का हो गया। अब यहाँ से क्लियर देखिए आप, C4 और C डबल डैश जो है ये आपस में क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। यानी बारी बारी से आप पहले देखो, शुरू में ये क्लियर दिखाई दे रहा था, पहले तो मैं इसको उठा करके खींच करके तार को इधर कर दिया, वायर को, तो इस कैपेसिटर ये मेरा इधर चला आया और इस तरह का फिगर बन गया। इस फिगर को देखने पे पता चल रहा है कि ये दोनों मेरा क्या है, सीरीज है। तो सीरीज है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने C डैश निकाल लिया और इन दोनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर डाल दिया। फिर ये और ये आपस में क्या हुए कि, और ये C डैश और C1 ये पैरेलल हो गए, तो इनका C डबल डैश निकाल लिया। अब ये दोनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पे C डबल डैश डाल दी, और C4 तो है ही पहले से। अब ये दोनों सीरीज है, तो सीरीज का फॉर्मूला में आप फाइनल कैपेसिटेंस हम C मान लिए। तो 1/C इक्वल टू 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश, तो 1/100 प्लस 1/200, तो 1/C इक्वल टू आ जाएगा 3/200, तो C बराबर आ गया 200/3 माइक्रोफैरेड। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क यही मेरा फाइनल आ गया 200/3 माइक्रोफैरेड। ओके, तो अब देखिए क्लियर, यहाँ से देखिए आप C4 को देखिए, जो भी चार्ज यहाँ से फ्लो होगा वो चार्ज इससे होते हुए यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चूंकि सीरीज का मैंने डायरेक्ट ये सोर्स से लगा हुआ है, ये कैपेसिटर डायरेक्ट मेरे सोर्स से लगा हुआ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पे पहले मैं चार्ज निकाल लूँ, कितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये भी मैं निकाल लूँ। ठीक है, तो चार्ज, नेट चार्ज जो फ्लो होगा फ्रॉम द सोर्स से जितना चार्ज फ्लो करेगा, मान लीजिए ये 300 वोल्ट का यहाँ बैटरी, तो उससे चार्ज फ्लो करेगा, तो वो सारा चार्ज इससे होते हुए इसमें जाएगा, तो नेट चार्ज हम निकालना चाहेंगे। नेट चार्ज फ्लो इन द नेटवर्क, तो Q इक्वल टू C इंटू V, तो पूरा का पूरा नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ रखना है, और V टोटल कितना 300 वोल्ट। तो चूंकि यहाँ फिर देखिए मैं माइक्रोफैरेड रख रहा हूँ C का मान, तो फैरेड को वोल्ट से इंटू करेंगे वो कुलाम आ जाएगा, ये माइक्रो मेरा रह जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 20,000 माइक्रो कुलाम। मन हो तो 1000 से इसको डिवाइड करके आप इसको माइक्रो को मिली में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1000 से भाग दे दो तो 20 मिली कुलाम हो जाएगा। और मन हो अगर डायरेक्ट ही तो इस माइक्रो कुलाम को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कुलाम में लिख दो, तो यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, तो 2 जीरो, इसका 10⁻⁻2 रह जाएगा, तो यहाँ पे मैं 0.02 कुलाम भी लिख सकता हूँ। ओके, चार्ज ऑन C4 आ गया 0.02 कुलाम। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस C4 कितना हो जाएगा। अब चूंकि जो वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल टू Q/C होता है कि नहीं, तो चार्ज हम निकाल चुके हैं। चूंकि ये डायरेक्ट सोर्स से जुड़ा हुआ है, याद रखिए डायरेक्ट सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो सोर्स से जितना नेट चार्ज फ्लो होगा वही चार्ज इसमें अपीयर होंगे। तो चार्ज मुझे मालूम है, और इसका कैपेसिटेंस जो है C4 का भी कैपेसिटेंस हमें मालूम है। C4 का कैपेसिटेंस कितना है, तो 100 माइक्रोफैरेड है, तो इसलिए मैं आसानी से इसका वोल्टेज निकाल सकता हूँ। वोल्टेज अक्रॉस C4 निकालना है, यानी बिटवीन A एंड C, A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से लिख देंगे चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो चार्ज इसका कितना था, ये नेट चार्ज है इतना, और कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 इंटू 10⁻⁻6 करिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200 वोल्ट आएगा। यानी इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक A और C के बीच का जो वोल्टेज है 200 है, और पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 300, तो इसका मतलब है C से B तक का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 300 - 200 इक्वल टू 100। यानी मैं अब लिख दूँ यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस C डबल डैश, यानी कि C डबल डैश, यानी कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था C डबल डैश, इस फिगर के अकॉर्डिंग A से C तक का यहाँ पर वोल्टेज जो निकाले हम लोग, तो वो आया 200, और पूरा A से B में 300 है, तो C से लेके B तक का वोल्टेज यानी C डबल डैश जो यहाँ मेरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है
उसका जो वोल्टेज आएगा इसके क्रॉस सी डबल डैश के क्रॉस वो मेरा आएगा 200 300 माइनस 200 इक्वल टू 100। क्लियर ना? पूरा यहाँ 300 है, ये मैं निकाल चुका हूँ 200, तो ये मेरा हो जाएगा 100 सी से बी। अब सी डबल डैश का मतलब क्या होगा जरा यहाँ देख लीजिए। तो सी डबल डैश जो ये वाला है ये तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इसका मतलब है सी और बी के बीच में जितना 100 वोल्ट है वही 100 वोल्ट C1 के क्रॉस भी होगा, C1 के क्रॉस भी वोल्टेज वही रहेगा और C डैश के क्रॉस भी वही रहेगा। तो हम यहाँ से निकाल ले वोल्टेज अक्रॉस C1 100 वोल्ट। इस फिगर के अकॉर्डिंग क्लियर है ना? यहाँ सी डबल डैश के क्रॉस है 100 वोल्ट और सी डबल डैश जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, तो ये C1 और सी डैश के बीच का वोल्टेज भी 100 वोल्ट ही होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस C1 हम लिख दिए कितना, तो वोल्टेज 100 वोल्ट। तो चार्ज ऑन C1 अगर निकालना चाहे तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो सी जो 1 है C1 का जो कैपेसिटेंस था कितना था 100 माइक्रोफैरेड और वोल्ट कितना है 100, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.01 कूलम आएगा। ठीक, अब चार्ज ऑन C2 पे अगर निकालना चाहे C2, यहाँ पर ये देखिए सी डैश जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसका जो टोटल के जो वोल्ट है इसके क्रॉस वो कितना है 100, यानी हम कह सकते हैं कि C2 और C3 के बीच का जो वोल्टेज है वो 100 है और C2 और C3 दोनों क्या है इक्वल कैपेसिटेंस का है, इसलिए 100 वोल्ट जो है वो आपस में क्या होगा 50-50 पे चेंज, माने कि 50-50 पर वो हमारा एक तरह से माने कि 50-50 पे बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ से पूरा 100 वोल्ट है तो एक C2 के क्रॉस 50 हो जाएगा, फिर C3 के क्रॉस भी 50 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन C2 इक्वल टू चार्ज ऑन C3। तो अब यहाँ पर पहले वोल्टेज निकाल ले यहाँ पर, तो वोल्टेज अक्रॉस C2 इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस C3, तो 100/2 तो 50-50 वोल्ट का होगा। अब चार्ज कैसे निकालेंगे दोनों पे, तो देखिए C1 का चार्ज हम निकाल चुके हैं, C1 का चार्ज हम इतना निकाल चुके हैं, ठीक है ना। और टोटल चार्ज नेट चार्ज जो फ्लो हुआ था वो कितना चार्ज फ्लो हो रहा था इतना, यानी कि इतना देखिए यहाँ से चला था, यहाँ से चार्ज जो था सोर्स से चला था 0.02 कूलम और उसमें से C1 में चला गया, C1 में 0.01 कूलम। तो जाहिर है ना कि बाकी जो 0.02 कूलम में से 0.01 कूलम चला गया C1 में, तो बचा हुआ जो चार्ज है वो मेरा चला जाएगा इसमें जाने का मतलब इसमें जाएगा, है ना। तो C2 और C3 में चार्ज दोनों में चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए इक्वल ही चार्ज अपीयर होंगे, तो वो चार्ज हम लोग इस तरह से निकाले, चार्ज ऑन C2 इक्वल टू चार्ज ऑन C3 इक्वल टू नेट चार्ज था टोटल 0.02 और जिसमें से कि 0.01 कूलम चार्ज जो है C1 में फ्लो हुआ है C1 में, तो बाकी बचा हुआ चार्ज वो C2 और C3 में फ्लो करेगा, तो माना आएगा 0.01 कूलम, यानी C2 C3 में ये चार्ज जो है चार्ज ऑन C2 इक्वल टू चार्ज ऑन C3 दोनों का इतना आएगा। बराबर मन हो तो आप इसको 10 टू द पर जो है 6 से मल्टीप्लाई करके, ये क्या हम लिख दिए यार 200 माइक्रो कूलम, ये इतना ही ये है मेरा, और वोल्टेज तो 50-50 टोटल 100 है तो 50-50 में चेंज हो जाएंगे। ओके ठीक है ना, ये याद रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सी डैश के क्रॉस 100 वोल्ट है तो ये यहाँ भी 100 वोल्ट होंगे, तो 50-50 दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम है इसलिए 50-50 वोल्ट बढ़ जाएंगे। ठीक, और इसका चार्ज निकालना है तो हम लोग को ये ट्रिक लगाया कि टोटल चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा था 0.02 कूलम, जिसमें से C1 में गया था 0.01 कूलम, तो बचा हुआ चार्ज इसमें फ्लो कर जाएगा 0.02 माइनस 0.01 कूलम, माइनस करेंगे तो फिर 0.01 कूलम ही आएगा, यानी C2 पर भी उतना ही चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज अपीयर होगा
0.01 कूलम, और C3 पर भी चार्ज जो है वो उतना ही अपियर होगा 0.01 कूलम। ओके, यानी इन तीनों पर सेम चार्जेज होंगे, खाली इस पे जो होगा चार्ज वो इसका दुगना होगा 0.02। और बाकी क्योंकि हमने C1, C2 और C3 का जब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाले थे ना, तो वो 100 के बराबर आया था। देखिए ये दोनों आपस में 100 है, इसलिए यहाँ से जो भी चार्ज जो फ्लो करेगा वो आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा। तो 0.02 का आधा 0.01 इधर हो गया, 0.01 कूलम इधर हो गया, यानी इन दोनों में भी उतना ही और इसमें भी उतना ही। ओके, ठीक है, ओके।